डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज आपसे इस वीडियो में प्रैक्टिकल की बात करने जा रही हूँ। मील मैनेजमेंट एंड ऑडियो विजुअल एड वाला जो प्रैक्टिकल है, जो कि बीए सेकेंड ईयर में दूसरा प्रैक्टिकल है। इसके अंदर आपने सिलेबस को समझा, उसके बाद आहार आयोजन किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है और क्या सिद्धांत है, जिसको हमने प्रयोग एक नाम दिया है, उसके बारे में अभी तक हम समझ चुके हैं। तीसरा बात जो है आज इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ, जो कि आपका प्रयोग 2 है और इसका नाम है भोज्य समूह, संदर्भ इकाई और संतुलित भोजन। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में प्रयोग 2 लिखेंगे। सिलेबस के बाद आपने प्रयोग 1 को उतार लिया होगा अभी तक। अब आपको प्रयोग संख्या 2 उतारनी है और इस प्रयोग संख्या 2 में आपको 3 चीजों के नाम पहले लिखना है, जिसकी हम आज बात करेंगे। एक है भोज्य समूह, फिर है संदर्भ इकाई और तीसरा है संतुलित भोजन। तो आपको प्रयोग संख्या 2 लिख के इन तीनों चीजों को डाल के और जिस तरीके से आगे आगे स्लाइड बढ़ती जाएगी और आपको वो सारी चीजें अपनी फाइल में उतारनी है। बात करने जा रहे हैं फूड ग्रुप की या भोज्य समूह की। भोज्य पदार्थों को उनके आकार प्रकार की समानता, प्राप्ति के साधन, पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता के आधार पे कुछ समूह में विभाजित किया है और इन्हें ही भोज्य समूह कहा जाता है। यानी कि भोजन या खाद्य पदार्थ जो है, जो कि आकार में या उनकी वैरायटी में एक जैसे हैं या किससे प्राप्त हो रहे हैं या उनमें क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी ग्रुपिंग की गई है और उस ग्रुपिंग को हमने कहा है फूड ग्रुप या भोज्य समूह। आईसीएमआर के द्वारा भोजन को 5 मुख्य भागों में बांटा है और इसीलिए इसे 5 फूड ग्रुप सिस्टम भी कहा जाता है। मैंने अपने थ्योरी का जो वीडियो है फूड ग्रुप का, उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक फूड ग्रुप को समझाया है और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने यहाँ पर इसको कंक्लूड किया है, जिससे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए यह चीज इजी हो जाएगी। ये टेबल 1 है, जो कि आपके 5 आधारभूत भोज्य समूह के ऊपर है और ये जो तालिका बच्चों टेबल जो उतारोगे, वो आप जो व्हाइट वाला ब्लैंक पेपर है लेफ्ट साइड में, जो प्लेन पेपर है व्हाइट वाला, उसके ऊपर टेबल को बनाओगे। ये जो टेबल है, जो कि 5 फूड ग्रुप को आपको दिखा रही है, ये मेरी 3 स्लाइड के ऊपर आई है, पर आपको इन तीनों को जोड़ के और फिर फाइल में उतारना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग पेज पे इसको उतारें, आपको उस क्योंकि स्लाइड में आपको क्लियर दिखे और आप इसको उतार पाओ, इसलिए मैंने इसको 3 अलग अलग स्लाइड्स पे इसको तोड़ के लिया है और आपको इसको एक साथ लिखना है। और किधर लिखना है? जो प्लेन ब्लैंक व्हाइट पेपर है, जिस लाइनिंग वाले पेज पे आप प्रयोग 2 लिखोगे, प्रयोग 2 लिखने के बाद वहां पर आप लिखोगे भोज्य समूह, संदर्भ इकाई, संतुलित आहार। उसके बाद आप भोज्य समूह की डेफिनेशन लिखोगे। तो भोज्य समूह की डेफिनेशन के सामने वाला या उसके लेफ्ट साइड वाला जो पेज है, वह पेज खाली है और उस पे आपको टेबल को उतारना है। अब हम इस टेबल की बात करते हैं। इसमें लिखा है भोज्य समूह, भोज्य पदार्थ, प्राप्त होने वाले मुख्य तत्व और क्या हमारे शरीर में जाके कार्य करते हैं। तो पहला भोज्य समूह है अनाज एवं उनके उत्पाद। इसके अंतर्गत गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, चावल आदि आते हैं। इससे बनने वाली चीजें जो भी है, पोहा है आपका, चावल से जो है भली मैक्रोनीज बने चावल वाली, या आपका मैगी होती है जो कि मैदे से बनती है, सूजी है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। क्या क्या मुख्य तत्व या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट, रेशा, प्रोटीन, विटामिन बी समूह, कैल्शियम, फास्फोरस और लोह तत्व। हमारे शरीर में ये क्या काम करते हैं?
मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें ज्यादा प्रेजेंट है। साथ में शारीरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास में भी सहायता प्रदान करते हैं। अब इसमें आ रहा है दालें व फलियां। दालों में सारी दालें आ जाती है, चना है, चने की दाल है, मूंग है, मूंग की दाल है, उड़द है, उड़द की दाल है, छोला, राजमा, मसूर, मसूर की दाल, मटर, सूखे मटर इसके अंतर्गत आते हैं, हरे मटर सब्जियों में चले जाते हैं। इसके अलावा भी आपके लोबिया या जिसे चवली कहा जाता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक वसीय अम्ल, विटामिन बी समूह, खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व होता है, साथ में रेशा भी प्रेजेंट होता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, साथ में ऊर्जा भी प्रदान करता है और शारीरिक क्रियाओं का नियमन भी करता है। तीसरा ग्रुप है दूध एवं दूध उत्पाद। साथ में इसमें मांस, मछली, अंडा भी आते हैं जो कि प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं। दूध के अंदर दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, खोआ, दूध पाउडर सब चीजें आएगी। इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन बी समूह है। बी समूह में भी राइबोफ्लेविन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह हमारी हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि व विकास करता है, साथ में शारीरिक क्रियाओं का नियमन भी करता है। फोर्थ फूड ग्रुप है फल एवं सब्जियों का। हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अंतर्गत आती है, साथ में जड़ एवं कंदमूल आते हैं और लास्ट में अन्य सब्जियां आती है। क्योंकि जब डिटेल में पढ़ा था तब आपने देखा था सब्जियों को हमने इन्हीं 3 भागों में बांटा है। फलों में पीले फल, खट्टे फल और अन्य किसी भी तरह के फल हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किसी में कुछ ज्यादा है बच्चों, किसी में कुछ ज्यादा है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में बीटा कैरोटीन है, खट्टे फ्रूट्स में आपका विटामिन सी है। इसके अलावा मैक्सिमम सारी फल सब्जियों में बी समूह के विटामिन पाए जाते हैं, विभिन्न तरह की खनिज लवण होते हैं, जल होता है, रेशा पाया जाता है। शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना तथा शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट और लास्ट है वसा व शर्करा। वसा के अंदर घी, तेल, मक्खन आदि आते हैं। शर्करा के अंदर शक्कर, गुड़, शहद आदि आते हैं। यह वसा के साथ साथ आवश्यक वसीय अम्ल देता है और जो शक्कर, गुड़, शहद है वो कार्बोहाइड्रेट देने का कार्य करती है। और ये दोनों ही जो चीजें हैं, वसा हो या कार्बोहाइड्रेट है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संदर्भ इकाई की, जो कि प्रयोग 2 का दूसरा टॉपिक है। खाद्य पदार्थ की वह कम से कम मात्रा जो हमें उस खाद्य पदार्थ पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात हमें कोई भी व्यंजन बनाना है तो क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक आइडिया दिया गया है उस खाद्य पदार्थ के बारे में कि हमें इतनी तो रिक्वायरमेंट के साथ काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी वो चीज नहीं बन पाएगी। आप एक रोटी बना रहे हैं तो क्या अमाउंट चाहिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे सर्विंग साइज में, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेफरेंस यूनिट की, जो कि उस खाद्य पदार्थ की वह छोटी मात्रा है जो कि उस व्यंजन को बनाने के लिए या उसके आधार पे हम व्यंजन को बना रहे हैं। और इसके लिए टेबल 2 या तालिका 2 दी गई है और जो कि आपको लेफ्ट साइड वाला जो प्लेन ब्लैंक पेपर है उसके ऊपर बनानी है। आप जब भी कोई टेबल बनाते हैं बच्चों प्रैक्टिकल फाइल में, तो जहां पर आपने संदर्भ इकाई ली है उसके सामने वाला जो या साइड वाला जो पेज है ब्लैंक, उसके ऊपर उससे रिलेटेड टेबल आनी चाहिए। इसलिए आप जब फूड ग्रुप जहां लिख रहे हैं उसके सामने उसकी टेबल आएगी और टेबल की वजह से आपका जो है वो पेज कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे आप संदर्भ इकाई लिखेंगे लाइनिंग वाले पेज पे और लेफ्ट वाले पेज पे उसकी टेबल बनाएंगे।
अब हम इस टेबल की बात कर रहे हैं जिसमें भोज्य समूह है अनाज एवं उनके उत्पाद, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूं, उनके उत्पाद, भली वो सूजी है, वो भली वो दलिया है, भली वो ब्रेड है, मैक्रोनी है, मैगी है, पोहा है, कुछ भी चीज हो सकती है। 30 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। आप पोहा भिगोते हो व्यक्ति का बनाने के लिए या फैमिली में सभी लोगों को बनाने के लिए। अगर किसी में फैमिली में 5 लोग हैं तो करीब 150 ग्राम पोहा काम में आ जाता है। ये जस्ट एक आइडिया है क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पे भी ये थोड़ा कम ज्यादा किया जाता है। फिर दालें एवं फलियां, उसकी मात्रा 30 ग्राम की आवश्यकता होती है। अंडा जनरली 50 ग्राम का होता है, एक एग, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी इसकी मात्रा ज्यादा लिखी गई है। अब बात करें मांस एवं मछली की। 50 ग्राम। दूध व दूध से बने उत्पादों की जो मात्रा की आवश्यकता होती है 100 ग्राम की होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम। जड़ एवं कंदमूल 100 ग्राम। अन्य सब्जियां 100 ग्राम। फ्रूट जो आप खा रहे हैं 100 ग्राम। शक्कर जनरली हम बच्चों चम्मच से नापते हैं और एक चम्मच या एक टीस्पून जो होता है वो 5 ग्राम का होता है। ये चीज क्योंकि मील प्लानिंग में टीस्पून 1 कप को नहीं बताया जाता है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पर आपको जो बेसिक का प्रैक्टिकल है बीए सेकेंड ईयर का, बेसिक फूड प्रिपरेशन का, या हम यूं कहते हैं कि प्रैक्टिकल 1 जो है जिसके अंदर आपको कुकिंग करनी है, उसके अंदर आपको मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप का आइडिया दिया जाता है और अच्छे से समझाया जाता है। बस जस्ट यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि 1 टीस्पून जो होता है या चाय का चम्मच या आप जिससे खाना खाते हैं वो जो चम्मच होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली या लगभग किसी भी चीज की 5 ग्राम मात्रा आती है। वो हो सकता है किसी चीज की 5.8 आए, किसी की 5.8 नहीं, सॉरी बच्चों, 4.8 आए या 4.6 आए किसी की, है ना, पर अंदाजन 5 ग्राम मात्रा आती है। और जो टेबल स्पून होता है जनरली टी स्पून का 3 टाइम्स होता है, तो कभी भी हम टेबल स्पून की बात करते हैं तो उसमें कोई भी चीज की 15 ग्राम मात्रा आती है। इसलिए शक्कर का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 5 ग्राम होता है। आप कोई भी चाय बना रहा है तो आप 1 कप चाय के लिए 5 ग्राम शक्कर यूज करते हैं, 1 कप दूध के लिए 5 ग्राम शक्कर यूज करते हैं, है ना। इसी तरह से फैट भी जो है मिनिमम अमाउंट जो माना जाता है वो 5 ग्राम माना जाता है। अब हम टेबल 3 की बात कर रहे हैं या तालिका 3 की बात कर रहे हैं जिसमें भोज्य समूह के से प्राप्त पोषक तत्वों को बताया गया है। ये आपको जब आपका टेबल 2 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टार्ट करना है और जगह नहीं हो तो नेक्स्ट पेज पे बनाना है। यहाँ पर पहले वाली टेबल को और डिटेल में बताया है कि इससे कितना कितना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट में हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात। बच्चों जस्ट ये एक रफ आइडिया है क्योंकि अनाज में अलग अलग तरह के अनाजों में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं, पर रफली हमें अप्रोक्सीमेटली इतना मिल जाता है, ठीक है ना। तो अनाज से हमें 30 ग्राम अनाज से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो करीब 100 किलो कैलोरी मिल रही है। प्रोटीन 3 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम मिल रही है और वसा जो है 0.8 ग्राम। इसी तरह से दाल व फलियां भी करीब इतनी ही ऊर्जा दे रहे हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा में फर्क है। प्रोटीन इसका जस्ट डबल है जबकि कार्बोहाइड्रेट कुछ कम है। फिर हम देख रहे हैं अंडा या एग, इससे हमें करीब 85 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन और वसा करीब सेम है जो कि 7 है, परंतु कार्बोहाइड्रेट इसमें उपस्थित नहीं होती क्योंकि आपने पढ़ा है या वीडियोस में देख के सीखा है कि प्राणिज भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। उसके बाद मांस एवं मछली जिसमें की ऊर्जा 100 किलो कैलोरी है, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा उपस्थित है अंडे के कंपैरिजन में, फैट सेम अमाउंट में उपस्थित है। अब हम बात कर रहे हैं दूध एवं दूध के उत्पाद की। इसके अंदर जो है करीब 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, 3 ग्राम प्रोटीन और 3 ग्राम फैट प्रेजेंट है।
हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है वो 45 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करती है। जड़ एवं कंद वाली सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियों से थोड़ी ज्यादा ऊर्जा देती है, जो कि 80 किलो कैलोरी है, और इसके अंदर अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली स्टार्च के फॉर्म में होता है, जैसे कि आलू, जमीकंद, अरवी इसके उदाहरण हैं। अन्य सब्जियां जिसके अंतर्गत आपकी भिंडी, तरोई, लौकी, सेमफली, गंवारफली, मटर, टिंडे आदि सब्जियां आ जाती है, जो कि हमें 30 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। साथ में इसके अंदर 1.7 ग्राम जो होता है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जब हम फलों की बात करते हैं तो फल जो है वह 40 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, और यह इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह फलों के अंदर फ्रैक्टोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में उपस्थित होता है। शक्कर जिसकी 5 ग्राम मात्रा मानी जाती है, यह 20 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, क्योंकि आपको पता है कि शक्कर के अंदर ना तो प्रोटीन है ना फैट है, यानी 5 ग्राम अगर शक्कर है तो वो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रही है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, यानी इससे 20 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम वसा की बात कर रहे हैं। वसा जो है 5 ग्राम वसा से हमें 45 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, और 45 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है ये सारी ही वसा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, न ही साथ में प्रोटीन उपस्थित होता है। अब हम लास्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो प्रयोग 2 का है, संतुलित भोजन की बात कर रहे हैं। संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा व अनुपात में उपस्थित होते हैं, और यही भोजन बैलेंस डाइट कहलाता है। आज का जो प्रयोग हमने देखा बच्चों, जिसके अंदर 3 चीजें पढ़ी है, फूड ग्रुप जो कि थ्योरी में भी पढ़ा है आपने, दूसरा पढ़ा है रेफरेंस यूनिट या संदर्भ इकाई, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि आपको कोई चीज बनानी है तो जस्ट एक आइडिया दिया है कि आपको मिनिमम कितनी चीज तो लेनी ही पड़ेगी। जैसे आप एक रोटी बनाते हो बच्चों, अगर आप पतली बना रहे हो तो 20 ग्राम आटा तो एटलीस्ट चाहिए ही, थोड़ी मोटी बनाते हो तो 25 ग्राम चाहिए, कोई बहुत ज्यादा मोटी बनाता है जैसे मजदूर वर्ग में, तो उनकी रोटी जो होती है वो 30 ग्राम तक की भी हो जाती है। इसलिए हमने सीरियल्स का मिनिमम अमाउंट जो है वो माना 30 ग्राम। पोहा बनाते हो अगर आप फैमिली के लिए, है ना, तो एक जनों का 30 ग्राम के हिसाब से हमें करीब 150 ग्राम पोहा एक बार के लिए चाहिए होता है, अगर उसकी फैमिली के अंदर जो है 5 मेंबर्स हैं, है ना। फिर हमने बात की संतुलित भोजन की। हम जब बात कर रहे हैं फूड ग्रुप की कि हमें हर ग्रुप में से एक एक आइटम तो लेना ही चाहिए दिन भर में, उसके बाद हम बात करें मिनिमम इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए। तो तीसरा हमने बात की संतुलित भोजन की, कि हमें जो भोजन ले रहे हैं जिसमें कि सारे फूड ग्रुप में से कोई न कोई भोज्य पदार्थ तो आना ही चाहिए, साथ में मिनिमम अमाउंट इतना आना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी होता है कि हमारे शरीर को वो सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है वो दे, और साथ में ये पोषक तत्व जो होता है उचित मात्रा और अनुपात में होने चाहिए। इसके साथ ही आज का जो हमारा प्रयोग 2 है वो कंप्लीट होता है, और आपको फाइल के अंदर ये प्रयोग जो है प्रयोग 1 के बाद उतारना है और आज की डेट को डालना है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपको लग रहा होगा मैडम अभी केवल लिखवाने का काम कर रही है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एक्सरसाइज आपको खुद को करनी पड़ेगी, कि उसकी मील प्लानिंग, है ना। तो अभी हम एक दो चीजें केवल आपको लिखने वाली ही आएगी, जैसे एक आएगी आरडीए। जब हमने संतुलित भोजन की बात कर ली है तो आपने लिखा है कि सभी प्रकार के पोषक तत्व इसके अंतर्गत उपस्थित होने चाहिए, तो आपको सबसे पहले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो आरडीए की बात करेंगे हम, और एक बात करेंगे सर्विंग साइज की। आपको जस्ट एक आइडिया लगे कि अगर आप एक समोसा बना रहे हो तो हमें उस समोसे के बनाने के लिए
मैदा कितना चाहिए और अंदर मसाला बढ़ने के लिए आलू कितना चाहिए होता है ना। आप चाय बना रहे हो तो दूध का मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए होता है, और अगर आप खीर बना रहे हो तो एक व्यक्ति के लिए दूध, चावल, शक्कर कितनी डलती है। तो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे आरडीए की, और साथ में बात करेंगे सर्विंग साइज की। इसके साथ ही आज का ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।